नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कंप्यूटर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार के साथ एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। हाल ही में होने वाली केवी संगठन की परीक्षा, एमपी पटवारी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जो परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा यूपी पैट और ट्रिपल सी के एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। और यकीन मानिए आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग और बिंट सेर्फ। तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है। और यहाँ दिया गया है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो आपको बता दें कि काफ़ी लोग चार्ल्स बेबेज इसका आंसर दे रहे होंगे, जबकि सही आंसर है एलन ट्यूरिंग। तो आपको बता दें कि प्रश्न में आधुनिक कंप्यूटर पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर एलन ट्यूरिंग है। अगर कंप्यूटर का जनक पूछा जाता है तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। चलिए नीचे दिए गए हैं सभी के विषय में। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली है और इंटरनेट के जनक बिंट सेर्फ हैं। तो इन सभी के विषय में याद रखिएगा, इनसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन सभी के नाम आपको रटे होने चाहिए। चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए। कंप्यूटर का जनक पूछा जाता है तो चार्ल्स बेबेज आपको लगाना है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जाता है तो एलन ट्यूरिंग। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक पूछे जाते हैं तो टिम बर्नर्स-ली और इंटरनेट के जनक के रूप में बिंट सेर्फ को जाना जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होता था? तो आपको बता दें कि वर्तमान में 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की हो चुकी हैं, जिसमें 5वीं पीढ़ी चल रही है। और ऑप्शन में यहाँ दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप और माइक्रो प्रोसेसर। तो पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होता था। तो 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर में किस किस का उपयोग होता है, इसके विषय में देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के बारे में हमने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है। और नीचे दिया गया है कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग होता था। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। और वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। और ये जो 5वीं पीढ़ी चल रही है, ये 1982 से लेकर के वर्तमान तक चल रही है। अगर आसान सी भाषा में समझें तो जब वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था तो कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही, कंप्यूटर छोटे होते रहे और उनमें छोटे उपकरणों का उपयोग होता रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र सर्च इंजन को कहा जाता है, जिस पे इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए हम इन वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है क्रोम ब्राउज़र, मोजिला ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र और उबंटू ब्राउज़र। तो यही पूछा गया है कि इन चारों में से कोई एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर बता दें आपको। तो इसका सही आंसर है उबंटू। उबंटू नाम का कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं है। और नीचे दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, यह सभी लोकप्रिय वेब पेज हैं, यानी वेब पेज हैं, वेब ब्राउज़र हैं। इन पर हम इंटरनेट चला सकते हैं और इनके ज़रिए वर्ल्ड वाइड वेब www तक पहुंचा जा सकता है। तो आपको ज्ञात होगा, जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाया है, अगर उन्हें इंटरनेट का उपयोग करना होता है तो उसके लिए कंप्यूटर में उन्हें वेब पेज का उपयोग करना होता है, वेब ब्राउज़र का उपयोग करना होता है। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में जो उपयोग किए जाते हैं वह गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स से हैं। और ये काफ़ी तेज़ सर्च इंजन भी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? तो कंप्यूटर में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और उनमें ऑप्शन में दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FTP। दूसरा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे SMTP कहा जाता है। और तीसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और चौथा है ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ब्लूटूथ नाम का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। ब्लूटूथ खुद एक डिवाइस होती है और इसका जो सही आंसर है वह ब्लूटूथ प्रोटोकॉल है।
और नीचे दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी ट्रिपल-पी और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन से परीक्षाओं में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं इनका शॉर्ट नाम दे करके इनका फुल नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये सभी याद रखना है। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे आईपी कहते हैं। तो इन सभी के विषय में आपको याद होना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म यानी फुल नेम भी इनका पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मेमोरी के संदर्भ में यूएसबी का पूर्ण नाम क्या है? तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि शॉर्ट नाम दे करके फुल नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ यूएसबी का फुल नाम पूछा है और अगर पूर्ण नाम आपको याद है तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं यूनिक सर्विस बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिक सीरियल बस और यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण नीचे फुल नाम दिए गए हैं शॉर्ट नेमों के। ज़्यादातर ये ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक रैम और रोम भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रैम का आपको बता दें रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल नाम है और रोम का जो पूरा नाम है वह है रीड ओनली मेमोरी। और रैम और रोम जो है क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे के प्रश्नों में कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे तेज़ मेमोरी के बारे में पूछा गया है और यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं RAM रैम, ROM रोम, CACHE कैश और हार्ड डिस्क। तो ये चारों मेमोरी हैं, पर सबसे तेज़ मेमोरी जो है मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अन्य मेमोरी की तुलना में जो कैश मेमोरी है वह सर्वाधिक तेज़ है। और नीचे दिया गया है कैश मेमोरी सीपीयू की गति व कार्य क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। तो वही जो हमने आपको बताया कि जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, उसकी गति और कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है कैश मेमोरी। और ये सभी मेमोरी कैसे कार्य करती हैं, कौन कौन सी मेमोरी प्रमुख होती हैं, तो आगे के प्रश्नों में हम ये भी कवर करेंगे। हम आपको बता दें कि सिलेबस में जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को हमने वीडियो में कवर किया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा मॉनिटर और चौथा जॉयस्टिक। तो इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ जो आंसर है वह है आपका मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। ये नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसे देख लेते हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वेबकॉम कैमरा, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, यह सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो आपको बता दें कि हमने आपको बताया कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा प्रवाहित होता है तो वह इनपुट डिवाइस कहते हैं, और अगर कंप्यूटर से डाटा बाहर प्रवाहित होता है तो वह आउटपुट डिवाइस होता है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में ज़रूर रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और टच पेन। तो आउटपुट डिवाइस हमने आपको बताया कि कंप्यूटर से जब बाहर किसी प्रकार का डाटा प्रवाहित होता है तो वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और इनमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वह है टच पेन, क्योंकि जब भी हम किसी टच पेन से मॉनिटर को टच करते हैं या स्क्रीन को टच करते हैं तो जो पेन है वह कंप्यूटर के अंदर गतिविधि करता है, जबकि मॉनिटर
यानी एलसीडी टीवी जो होती है उसे मॉनिटर कहा जाता है, और वह बाहर चलचित्र को दर्शाता है, तो वह कहीं ना कहीं कोई गतिविधि बाहर की तरफ कर रहा है। प्रिंटर है, वह कंप्यूटर के कमांड देने पर बाहर प्रिंट निकालता है, तो इस प्रकार उसकी भी गतिविधि बाहर की है। प्लॉटर आपको बता दें, अगर प्लॉटर नहीं मालूम तो प्लॉटर से जो फ्लैक्स और बैनर होते हैं उनका प्रिंट आउट निकाला जाता है। जो बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, नेताओं के, फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं, वे प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। और नीचे दिया गया है मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, 3D प्रिंटर, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, जीपीएस, यह सभी जो डिवाइस है वह आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमने आपको दोनों बता दिए, इनके रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो इन चारों में से इसका जो सही आंसर है वह है .rar, क्योंकि ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। और नीचे दिया गया है कि MP3, MID, MID, WMA, WMV, PCM, AIFF, AAC, ALAC, FLAC, AMR, ये सभी ऑडियो एक्सटेंशन है। जब भी कोई ऑडियो फाइल हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा शॉर्ट में ऑडियो फाइल के नाम के आगे .mp3 या .mid लिखा होता है, यही ऑडियो एक्सटेंशन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डाटा अर्थात सूचना को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो पूछा गया है कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी डायरेक्टरी, ऑप्शन सी मैटर, ऑप्शन डी फ्लॉपी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी कंप्यूटर चलाते होंगे इस प्रश्न का आंसर उनको आ गया होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है फाइल। कंप्यूटर में जो भी डाटा संग्रहित होता है वह फाइल के रूप में होता है। और नीचे दिया गया है कि कंप्यूटर में डाटा को फाइल के रूप में सेव किया जाता है। जब भी कंप्यूटर में हम किसी प्रकार का डाटा या कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो वह फाइल के रूप में ही सेव होता है, आपको मालूम है। और फाइल फोल्डर में और फोल्डर ड्राइव में व्यवस्थित होती है। तो आपने देखा होगा कई फाइलें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उन्हें एक फ़ोल्डर बना के उसमें रख देते हैं, और काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स को ड्राइव में व्यवस्थित करके रखा जाता है, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, आपने सुना होगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से सामान्य टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो फाइल जब हम कोई सेव करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन दिया होता है आगे, जैसे .document, .pdf, इसी प्रकार से। तो यहाँ पूछा गया है सामान्य टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर है JPEG, क्योंकि JPEG जो है टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नहीं है बल्कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे कई बार आसान सी भाषा में कहते हैं ना कि फ़ोटो किस फाइल में सेव की है, JPEG में सेव की है ना, तो वही JPEG इसका एक्सटेंशन होता है। और नीचे दिया गया है डॉक्यूमेंट, PDF, WPD, ODT, TEX, RTF, TXT, यह सभी टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है, जबकि JPEG, GIF, PNG और TIFF ये इमेज एक्सटेंशन है। तो कंप्यूटर में जितनी भी फ़ोटो और इमेज सेव की जाती हैं वे सभी इन इमेज एक्सटेंशन में सेव की जाती हैं, और जितनी भी टाइपिंग वाली फ़ाइल हैं वे सभी टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन में सेव की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। कंप्यूटर के ब्रेन की मेमोरी इन दो प्रकार की होती है। तो पूछा गया है ब्रेन की मेमोरी, यानी हमने आपको बताया था जो CPU होता है, CPU की मेमोरी इन दो प्रकार की होती है, ये पूछा गया है। पहला प्राथमिक और माध्यमिक, दूसरा रैम और रोम, तीसरा सामाजिक और राजनीतिक, या चौथा ऊपर की सभी। तो इसका सही आंसर है रैम और रोम। तो पहले तो आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो मेमोरियाँ होती हैं वह प्राथमिक और सेकेंडरी रूप में होती हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दो रूप में होती हैं। और प्राइमरी मेमोरी के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। और ये दोनों मेमोरी किस प्रकार की होती है तो नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। यह दोनों प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, जिनमें रैम अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा समाप्त हो जाता है। तो रैम याद रखिएगा अस्थायी मेमोरी है, यानी स्थायी नहीं है, और कंप्यूटर के बंद होने पर इसका जो डाटा है वह समाप्त हो जाता है। जबकि रोम स्थायी मेमोरी है, और इसके निर्माण के समय जो डाटा फीड किया जाता है वह इसमें स्थायी रूप से हमेशा के लिए सेव रहता है। तो ये कंप्यूटर की दो महत्वपूर्ण मेमोरी हैं, रैम और रोम, इनके बारे में हमने आपको बता दिया।
और कैश मेमोरी हमने आपको बताया ही था, सबसे तेज़ मेमोरी होती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस के बारे में सत्य है। तो कौन से कथन सत्य हैं यह पूछे गए हैं। पहला कथन है इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य डाटा प्रवाह प्रबंधन का कार्य करता है, यानी कि बायोस जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के मध्य डाटा प्रवाह का प्रबंधन का कार्य करता है। और दूसरा कथन दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर इस प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रारंभ करने के बाद उपयोग में लेता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऊपर के दोनों कथन सही है। तो आपको बता दें कि जो बायोस सिस्टम होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर प्रारंभ करने के बाद इसको उपयोग में लेता है और उपयोग में लेकर के इस बायोस के द्वारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मध्य में डाटा प्रवाह प्रबंधन का कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है। ऊपर के दोनों कथन इसके लिए बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बिट शब्द का अर्थ क्या है। तो बिट शब्द को क्या कहा जाता है पूछा गया है। बाइनरी डिवीजन कहा जाता है, बाइनरी डिवीजर कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है या बाइनरी डिवाइस कहा जाता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की भाषा में जो बिट शब्द का अर्थ है वह है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और बिट के बारे में नीचे दिया गया है कि बिट अर्थात बाइनरी डिजिट डाटा की सबसे छोटी इकाई है। 0 या 1 स्थिति को एकल बाइनरी पूर्णांक द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा बाइनरी डिजिट को 0 या 1 पूर्णांक कोड के रूप में दर्शाया जाता है। और चलिए कुछ डाटा की इकाई आपको यहीं समझा देते हैं। जीबी, एमबी, केबी, बाइट, इनके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपको बता देते हैं कि एक जीबी के अंदर 1024 एमबी होते हैं, एक एमबी के अंदर 1024 केबी होते हैं, एक केबी के अंदर 1024 बाइट होती है और एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। तो इस प्रकार जो बिट हो गई वह सबसे छोटी डाटा की इकाई हो गई। और बिट के बाद बाइट होती है, बाइट के बाद केबी होती है, केबी के बाद एमबी होती है, एमबी के बाद जीबी होती है। ये सारी डाटा की इकाई आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हार्डवेयर और किसके मध्य सिस्टम सॉफ्टवेयर सेतु का कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन, प्रसंस्करण, प्रबंधन और उपभोक्ता। तो आपको बता दें एप्लीकेशन इसका सही आंसर है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन के मध्य जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह सेतु का कार्य करता है, यह बात याद रखिएगा। और नीचे दिया गया है वेब ब्राउज़र, ईमेल प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, गेम्स और यूटिलिटी एक प्रकार की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हैं जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में चीज़ें अपलोड कर लेते हैं, तो वही एप्लीकेशन यहाँ पूछी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर में शामिल नहीं है। तो हार्डवेयर कौन सी वस्तुएं होती हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। तो अब इस प्रश्न का आप आंसर बताइए। ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और एमएस ऑफिस। तो हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी टच कर सकते हैं, परंतु एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि एमएस ऑफिस कंप्यूटर के हार्डवेयर में शामिल नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सभी हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमने आपको पहले भी बता दिए कि कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के रूप में जाने जाते हैं। और जैसे कि मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया या जॉयस्टिक हो गया, तो ये सभी जो हैं हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि जो एप्लीकेशन होती है वे सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है क्या कहलाता है। पहला ईमेल कहलाता है, दूसरा वायरस कहलाता है, तीसरा सर्च इंजन कहलाता है या चौथा चैट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो विघटनकारी यानी कि जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में पूछा गया है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है वायरस। वायरस के बारे में आपको पता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है और कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचाता है। देखिए नीचे दिया गया है इसके बारे में। इस प्रोग्राम का उपयोग कंप्यूटर के डाटा में एरर कर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है।
वायरस के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे और कौन कौन से वायरस हैं तो उनके बारे में भी हम आगे के प्रश्नों में कवर करेंगे। तो चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ है? बूटिंग शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर पुनः चालू करना, स्कैन करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना या कंप्यूटर बंद करना। तो इसका जो सही आंसर है वह है कंप्यूटर को पुनः चालू करना। जब कंप्यूटर हैंग होता है या हम कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो कहते हैं ना कि कंप्यूटर को एक बार बूट कर लेना चाहिए, यानी कि उसको बंद करके पुनः चालू कर देना चाहिए, यही बूटिंग कहलाता है। नीचे दिया गया है कि कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग के रूप में जाना जाता है। तो वही बात है जो हमने आपको अभी बताया। बूटिंग के विषय में याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है परीक्षाओं में। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है मेमोरी प्रबंधन, दूसरा दिया गया है डिवाइस प्रबंधन, तीसरा दिया गया है मालवेयर सुरक्षा और चौथा दिया गया है नेटवर्क प्रबंधन। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है और उसी के द्वारा कंप्यूटर प्रारंभ होता है और आगे कंप्यूटर पे आप कोई काम कर पाते हैं। तो यही पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मालवेयर सुरक्षा। मालवेयर सुरक्षा का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता। मालवेयर क्या होता है आपको बता दें, एक तरह का वायरस होता है और उससे सुरक्षा करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता बल्कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का होता है। तो नीचे इसके बारे में लिखा है, देख लेते हैं। मालवेयर से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर व फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, सिस्टम में इंटरनेट या किसी दूसरे डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में वायरस का फैलाव हो जाता है और इस वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीवायरस डालना पड़ता है कंप्यूटर में या फायरवॉल से रक्षा होती है। तो मालवेयर सुरक्षा का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, यह बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछा गया है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विंडोज़, दूसरा ऑप्शन है MS-DOS, तीसरा ऑप्शन है मैक OS और चौथा ऑप्शन है लिनक्स। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसका सही आंसर है लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नीचे इसके विषय में दिया गया है कि लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेम प्लेटफॉर्म आदि में किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि विंडो वगैरह फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, उसी प्रकार से लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल, स्मार्ट टीवी और गेम्स प्लेटफॉर्म में उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जिनको हमने विस्तार के साथ कवर किया। और आखिरी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है, यह आपको उत्तर में कमेंट करके बताना है। और इस प्रश्न के लिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वह है चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी और टिम पैटरसन। तो इन चारों में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। और इन सभी प्रश्नों के साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लगभग इन सभी प्रश्नों में कंप्यूटर का जो सिलेबस है उनको हमने प्रश्न के माध्यम से कवर कर लिया है। लगभग 20 प्रश्नों में कम से कम आपके 70 से 80 प्रश्न ऐसे हैं जो कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।